आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से जनता की बात, ये है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को बुलंद करती है। आज का मुद्दा भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा सीधा देश की जनता से जुड़ा हुआ है। मुद्दा है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड को लेकर के बिल पेश किया गया लोकसभा में। लेटेस्ट अपडेट ये है कि बिल पास भी हो चुका है, लेकिन अब बारी है राज्यसभा की। सवाल ये कि क्या राज्यसभा में पेच फंस सकता है? सवाल ये कि क्या वाकई इस बिल के बाद से, इस नए कानून के बाद से मुसलमानों का, खास करके जो पसमानदा मुसलमान है, उनकी बेहतरी का रास्ता खुलेगा? और इसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में वक्फ पर चर्चा जारी। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। नंबर गेम एनडीए के पक्ष में है, इसलिए लगता है कि वक्फ बिल बिना किसी रुकावट के पास हो जाएगा। लेकिन वक्फ को लेकर सियासत लगातार जारी है। ये संविधान को रौंदा जा रहा है। वक्फ का कानून देश के मुस्लिम वर्ग को एक नई दिशा देगा। एक तरफ सोनिया गांधी ने वक्फ बिल को संविधान पर हमले का तरीका बताया, तो दूसरी तरफ बिल की कॉपी फाड़ने को लेकर ओवैसी पर बीजेपी हमलावर है। एक तरफ विपक्ष वक्फ बिल को गैर कानूनी बता रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष वक्फ को गरीब मुसलमानों के साथ न्याय बता रहा है। कोर्ट का, अदालतों का रास्ता खुला हुआ है। ये तुष्टीकरण का बिल नहीं है, ये सशक्तिकरण, मुस्लिम का सशक्तिकरण का बिल है। ऐसे में सवाल यह है कि आम जनता और खास तौर से मुस्लिम समाज बिल को लेकर क्या सोचता है। आइए आपको सुनाते हैं जनता की आवाज। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान आज की इस डिबेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। अजय अरोड़ा जी मौजूद रहेंगे जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सर्वेश पाठक जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। अनवर मिर्जा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह मौजूद रहेंगे और विनय सिंह जी जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो मौजूद रहने वाले हैं। अनवर साहब के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। सबसे पहले सभी का स्वागत करते हुए, अनवर साहब कल बहुत बड़ी बड़ी बातें आप लोग कर रहे थे, बहुत सारा विरोध भी आप लोगों द्वारा दर्ज करवाया गया, लेकिन मुझे लगता है कि झटका आप लोगों को तब लग गया जब लोकसभा में वक्फ पर पेश किया गया बिल पास हो गया। अब राज्यसभा की बारी है, क्या कहेंगे? कानून की जरूरत क्या थी, क्या जरूरत है बिल बनाने की? लेकिन उनको घबराहट है कि किसी तरीके भी इस देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, इस देश के अंदर 11 साल से अगर कुछ चल रहा है तो हिंदू मुसलमान चल रहा है। जब देखो हिंदू मुसलमान के ऊपर ये बात करते हैं। अरे वक्फ की बात थी कोई, आप 11 साल से सरकार के अंदर बैठे थे, क्यों नहीं वह आपने वक्फ के ऊपर बातचीत करी? क्यों नहीं वक्फ के ऊपर आप आगे आए? आज सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भागने के लिए, मुद्दों की राजनीति करने से भाग रहे हैं, क्योंकि लोग इनसे पूछ रहे हैं रोजगार के बारे में, लोग इनसे पूछ रहे हैं बेरोजगारी के बारे में, लोग इनसे पूछ रहे हैं किसानों के बारे में। तो ये सिर्फ मुद्दों की बात नहीं करेंगे, बिल पे बिल लाकर लोगों को परेशान करने के लिए, देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए ये काम किया जा रहा है। आपको ये नजर नहीं आ रहा कि वो पसमानदा मुसलमानों को जोड़ना चाहते हैं, बोरा समाज से जो मुसलमान आते हैं उनको जोड़ना चाहते हैं? अभी तक तो सिर्फ उन्हीं मुसलमानों का दबदबा था जिनके पास या तो नोट ज्यादा थे या फिर ऊंची जातें थी वक्फ बोर्ड पर, लेकिन अब तो गरीब मुसलमान भी उसमें शामिल होगा। तारीफ क्यों नहीं कर देते? और ये पेपरों में लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने खुला चैलेंज देके कहा है कि ये संसद का बिल है, ये सरकार का बिल है, ये कमजोर बिल नहीं है, इसको मानना होगा। हम इसकी बात पूछना चाहते हैं और डंके की चोट पर हम पूछना चाहेंगे कि उनके पीछे मंशा किस चीज की है। ठीक है, सर्वेश पाठक जी का मैं रुख कर रही हूँ। सर्वेश पाठक जी जरा आगे आइए। और सवाल मेरा ये कि कहा गया है कि इस बिल के जरिए जो बातें सामने आ रही हैं, कानून के जरिए जो नए बनेंगे कानून, अगर बिल पास हो जाता है दोनों ही तरफ से, कि गैर मुस्लिमों को भी इसमें एंट्री मिलेगी, तो उसका औचित्य क्या है, ये समझना मैं चाह रही हूँ। देखिए, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और सबसे पहले आपको नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है
कि गैर मुसलमानों को जो शामिल किया जा रहा है, तो सरकार ने कैटेगोरिकली जो है वो संसद के पटल पे बोला है कि उनका जो होगा कोई भी हस्तक्षेप मुस्लिम धर्म और रिलीजन के मामले में नहीं होगा। ये एक ट्रस्ट होगा और इस ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनका लिया जा रहा है। आप बता दीजिए, यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2012 में कुंभ मेला हुआ था, तो किस हैसियत से कुंभ मेले का प्रभारी उनको बनाया गया था? क्या नाम है? आजम खान को बनाया गया था। आप हमें बता दीजिए। बड़ी तोहमतें आप लोगों ने लगाई, लेकिन अब ठीक वैसा ही फैसला जब आप लोग ले रहे हैं तो उस पर आप सफाई दे रहे हैं। नहीं, सफाई की बात नहीं है। अगर आप ये बात उठाओगे कि गैर मुसलमानों को क्यों शामिल किया जा रहा है, मुझे बताइए। ये भारत राष्ट्र की जमीन है, सरकार के बाद, रेलवे के बाद, सेना के बाद इतनी जमीन कौन इनको दान कर दिया? और अगर इतनी जमीन दान कर दिया, इतना लाख हेक्टेयर करोड़, तो ये मुसलमान इतने गरीब क्यों है? सच्चर कमेटी ने यही लिखा था ना, बताया था कि मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं है। फिर जब ये इतने दाता, इतने दानी है, तो फिर आखिर कैसे हो गई कि देश का तीसरा जब सबसे बड़ा जमीन का होल्ड वक्फ बोर्ड के पास है? मैं तो कहूंगा ये लैंड जिहाद करते थे। आप बता दीजिए, इसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग को, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को कहते हैं कि ये वक्फ की लैंड है। उसको तो छोड़ दीजिए, 67 करोड़ लोग अभी कुंभ में डुबकी लगा के आए। किसी मौलाना ने उस समय कह दिया कि ये तो लैंड हमारी है, ये वक्फ की लैंड है। यानी कि नदी का जो ये है, बेड है, मुहाना है, उसको भी आप वक्फ की लैंड मान लोगे। पटना, मैं बिहार से आता हूं, पटना पे गोविंदपुर गांव है, वहां की पूरे गांव को वक्फ का लैंड कैसे बता देंगे? 1500 साल पुराना तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट, वहां के पूरे गांव के साथ साथ 1500 साल पुराना उसको ठीक है, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, आपकी तकलीफ, एक सेकेंड, आपकी तकलीफ और शिकायत समझ रहे हैं। उसको लेकर जो कानून बन रहा है, मेरा सवाल उस पर नहीं था। वो तो कानून बन ही रहा है कि अगर किसी संपत्ति को लेकर के दावा किया जाएगा कि हमारी है, तो उसको प्रूव करना होगा। लेकिन सवाल मेरा ये था कि गैर मुस्लिमों को जो उसमें जोड़ा जा रहा है, उसका औचित्य क्या है? लॉजिक बताइए। पटल पे हमारे गृह मंत्री ने बड़े अच्छे तरीके से बयान दिया है, और वो बयान हर भारतवासी को सुनना चाहिए, और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूं, जब आप हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट में जाते हो, तब तो आप नहीं कहते हो, तब आपको जाना ही नहीं चाहिए। और एक नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल है देश के सामने में। मैंने अभी बता दिया ना, भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी है, और वक्फ का जो लैंड है वो सबसे ज्यादा यूपी में है। वहां पे आजम खान जी क्या करने गए थे कुंभ मेला के प्रभारी बनके? वो तो हिंदुओं की आस्था की बात थी ना। क्यों नहीं अखिलेश यादव ने किसी हिंदू अपने एमएलए को बनाया? क्यों नहीं बनाया? तब किसी ने सवाल उठाया? अभी आप कर्नाटक में जाके देख लो, वहां पे मंदिरों के ट्रस्ट में क्रिश्चियन शामिल है, वहां पे मुस्लिमों को दे दिया जाता है, जहां पे इंडिया अलायंस की सरकार है। उस पर आप सवाल उठा रहे हैं ना, सवाल उठा रहे, वहां पर इंडिया अलायंस की सरकार है, इसलिए ऐसा करती है, वैसा करती है। लेकिन वही तो आप भी कर रहे हैं, तो आप सफाई दे रहे हैं। सवाल उठाया आपने? किसी से भी सवाल ये उठाते सुना? यहाँ पे सबसे आप ही लोग को सुना था, आप ही लोग को आजम खान का नाम 10 बार रटते हुए सुना था। बताना पड़ता है ना कि भैया आप ये तो आप करते थे, और जब आपके सामने आया है तो वो आप कह रहे हो कि नहीं, ये कैसे आ गया भैया, इसकी क्या जरूरत है? ऐसा कहीं कानून हुआ है? भारत देश संविधान से चलता है, लेकिन वक्फ किसी जमीन पे कब्जा कर ले तो देश के किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है सर। और मैं सीधे रुक कर रही हूँ विनय जी का। विनय जी जरा आगे आ जाइए। कैसा लग रहा है आपको? कल तो आप भी काफी ज्यादा विरोध कर रहे थे, लेकिन आज खबर ये है और अपडेट भी यही है कि लोकसभा से बिल पास हो चुका है, और उम्मीदें राज्यसभा से भी यही है कि वहां पर भी पास हो जाएगा बिल। विरोध कल भी कर रहे थे, विरोध आज भी कर रहे हैं। विरोध हमारा लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, विरोध कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन चलिए, बिल पास हो रहा है, जैसे भी जिन परिस्थितियों में पास हो रहा है। लेकिन मैं आज एक चीज कहना चाहूंगा, बिल को पास कराने में कुछ लोग जो शामिल थे, मैं उनके बारे में भी बात करना चाहूंगा। जैसे हमारे ये क्या कहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जब गलता था, मुझे लग रहा है जी बिहार के मुख्यमंत्री जब ये सरकार बनाए चुनाव में आए थे, तो इन्होंने कहा था कि भूमि सुधार के नाम पर इन्होंने गरीबों का, जो गरीब किसान है, जो भूमिहीन है, जो गरीब हैं, उनको जमीन देने की बात कही थी। बंदोपाध्याय कमेटी
जो आज बन करके तैयार है, वो चीख चीख करके कह रही है कि गरीबों को जमीन, भूमिहीन किसानों को जमीन कब मिलेगा। लेकिन 2019 में यही मुख्यमंत्री जी ने खड़ा होकर के कहा था, बाकायदे पत्र जारी करके कहा था, हम किसी भी ज्योतियार को जमीन देने नहीं जा रहे हैं। हम किसी को जमीन, क्योंकि इन लोगों की मनसा ही नहीं है किसी की मदद करना। आपके नायडू जी हैं, यही सासाराम में, इन्हीं के राज्य में सासाराम में जो है 1400 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की एयरफोर्स को दे दी गई, जबकि ये चुनाव में आने से पहले इन्होंने कहा था कि बहुत सारी वक्फ की जमीनें लोगों ने कब्जा कर ली। अरे आप सत्ता में हैं, अल्पसंख्यक मंत्री ने, आप सत्ता में, आपको किसने मना कर दिया था? कौन सा कानून आपको रोकता था कि उसे खाली कराई जाए? तीसरी चीज, जो भी संशोधन हुआ, अगर नीयत अच्छी होती, अगर वास्तव में ये कुछ करना चाहते थे मुस्लिम भाइयों के लिए, तो जो सरकारों के पास कब्जे की जमीनें हैं उसको छुड़ाने के लिए कोई बात नहीं की गई। कितनी जमीनें सरकारों ने कब्जा कर रखी हैं, उस जमीनों पर कोई बात नहीं की, क्योंकि इनकी नीयत ही है कि वक्त की जमीनें धीरे धीरे ये कब्जा करना चाहते हैं और ये कब्जा करेंगे। लेकिन इनको आने वाला उत्तर प्रदेश का 2027 का, आज गृह मंत्री जी ने कहा ना, चैलेंज दिया ना, उत्तर प्रदेश भी चैलेंज दे रहा है। 2024 में भी चैलेंज दिया था और दिखाया था, और 27 में भी उत्तर प्रदेश चैलेंज दे रहा है, और वहां का पीडीए चैलेंज दे रहा है कि आपको 2027 में इसकी चीजें भुगतनी पड़ेंगी। पहली चीज, अभी हमारे पाठक जी कह रहे थे कि इस बोर्ड में ये है, उस बोर्ड में वो है। चलिए मान लिया आपकी बात, लेकिन आप ये बता दो, कल भी पूछा था आपने कि आरएसएस की जो शाखा है उसमें क्या कोई दलित या बैकवर्ड, वो हिंदू नहीं है? आप हिंदू को शामिल कर लेते। एक ही धर्म, एक ही व्यक्ति को क्यों बार बार सब, कौन है? क्यों पीडीए हिंदू नहीं है? क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा हिंदू नहीं है? कौन नहीं था? इससे पहले भी थे। केरल की अध्यक्ष महिला थी। हिंदुओं को जाति में डिवाइड करते हो, सर्वमान्य चाहिए। तुम तो यदुवंशी लोग कहते हो कि हमें गोबर से दुर्गंध आती है। तुम्हारा तो मति भ्रम हो गया। नहीं, सर्वेश जी, ठीक है, विनय जी प्लीज पोजीशन पे आ जाइए, प्लीज पोजीशन पे आ जाइए। और सर्वेश जी, ये गलत बात है। आप लोग कह रहे हैं कि हम डिवाइड नहीं करते, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि हम इसमें शिया को भी ऐड करेंगे, सुन्नी को भी करेंगे, हम बोहरा को भी करेंगे, पसमानदा को भी करेंगे। डिवाइड एंड रूल मुसलमान नहीं है, का आरोप सिर्फ इन्हीं के ऊपर नहीं लगा सकते। कौन है? महिला ही तो है। ये लोग जो मददगार हैं, अपने आप को मुसलमानों का मददगार बताते हैं। इन्होंने कभी कहा कि ये शिया है, ये सुन्नी है, मैं पसमानदा के लिए काम कर रहा हूँ? वो गरीब मुसलमानों के लिए कहीं बोला है? अरे आप पोजीशन पे, पोजीशन पे, ठीक है, ठीक है। विनय जी प्लीज एक सेकंड, ठीक है, यूपी में, ठीक है, प्लीज आप आगे आइए। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही है। सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने तो बिल भाई इसलिए पेश किया है ताकि जो गरीब मुसलमान है उसका फायदा हो सके, ट्रांसपेरेंसी आए, लेकिन दूसरी तरफ से अलग ही आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कहना है आप? जी शाहजेद जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, अभी फिलहाल तो मेरे को वाघा बॉर्डर की याद आ गई, बिल्कुल जैसे हम वाघा बॉर्डर में परेड देखते हैं ना, वो याद आ गई। अब दूसरी बात, इसको मैं एक मिस कम्युनिकेशन कहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि सरकार की मंशा अच्छी हो और हम समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है। अब आप देखिए, अगर चिल्ला के बात करेंगे और चिल्ला के और आपको थोपेंगे आपके ऊपर कि आपको मानना पड़ेगा, whether you like it or not, तो लोग मंजूर नहीं होंगे, राजी नहीं होंगे सुनने के लिए। एक्सेप्ट तो दूर की बात है, ठीक है। अब अगर वही चीज़ को अगर समझाया जाए लॉजिकली, जैसे कि आप बताएं दी कि ठीक है, पशमंदा मुस्लिम या बोरा मुस्लिम या अलग मुसलमानों का भला होएगा। सरकार ने भी बोला है कि इससे मुसलमानों के खिलाफ नहीं होगा, मुसलमानों के ही पक्ष में होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही है, हो सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर ये पॉसिबिलिटी देखिए कि अगर वो सही है तो लॉजिकली इसको एनालाइज किया जाए। अब जो भी अगर सरकार बोले, अगर हम कूदने को विपक्ष के लिए दौड़ें या हम पक्ष में ही दौड़ें क्योंकि सरकार बोल रही है, एज अ कॉमन सिटीजन हमको सोचना चाहिए। आपको मैं एक इंटरव्यू बताता हूँ, एक प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा साहब हैं, उनका इंटरव्यू मैंने कल देखा करण थापड़ के साथ, दादी सरदेसाई के साथ भी।
उन्होंने जैसे आपने सवाल किया कि दूसरे मजहब के लोग अगर आ रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा था कि इस इंटरव्यू में कि दे आर वेलकम, उसमें कोई उनमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति कहाँ पर आती है? आपत्ति आती है जहाँ पर एक फर्ज करिए कोई एक ऑटोनमस बॉडी है, उसकी अपनी ऑटोनमी है, अब उसके ऊपर अगर सरकार कंट्रोल करेगी तो जो रेजिस्टेंस इनिशियली टीथिंग प्रॉब्लम्स, तो लोग सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे कि भाई अब तक तो ऑटोनमस बॉडी थी। मैं कहता हूँ जो वक्फ लैंड है, अगर इसके ऊपर स्कूल्स, केवल स्कूल्स, शिक्षा के लिए या अस्पताल या ऐसी चीजें बनाई होती तो हो सकता है कि अगर किसी की मंशा सही भी ना हो लेने की, नहीं ले पाते, अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया गया होता वक्फ लैंड को। हाँ, ये बात कहनी बहुत महत्वपूर्ण होगी कि वक्फ लैंड को भी मिसयूज किया गया है, पूरे वक्फ लैंड को ही नहीं। अगर उसको लॉजिकली, फैक्चुअली, मैच्योरली एनालाइज किया जाए एक आम नागरिक की तरह, तो इसमें इसका हल डेफिनेटली निकल सकता है। लेकिन अगर हम चिल्ला के बात करेंगे, लड़ के बात करेंगे, एक दूसरे की बात, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अजय अरोड़ा जी, मुझे मालूम है कि आप लोग विरोध ही कर रहे हैं और विरोध ही करेंगे, लेकिन फिर भी लोकसभा में बिल पास हो चुका है, अब क्या कहें? रहनुमा लूट लेंगे आके मंजिल के करीब, रहनुमा लूट लेंगे आके मंजिल के करीब, उन्होंने तूफान से बचाया, उन्होंने तूफान से बचाया, शुक्रिया इसका, मगर ना खुदा ने दे दिया धक्का साहिल के करीब। जिस प्रकार ईद पे 32 लाख मुस्लिम समाज को इन्होंने ईद की मिठाइयाँ, दूध, खीर बांटी, और जिस प्रकार से तानाशाही, जबरदस्ती, सीना चोरी और संविधान के पत्ते, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के पन्ने जिस तरह से तार तार हुए हैं, अरे हो गया हिंदू मुस्लिम, आप जब से आए हो गया हिंदू मुस्लिम। अरे और बड़े मुद्दे हैं, हमने कल मणिपुर पे भी चर्चा की थी, 2 साल हो गए, उसका 1 मिनट आपके मुद्दे नहीं बोला, उसका कोई बात नहीं निकली। हमने कहा किसानों की बात हुई, और बड़े रोजगार, बेरोजगारी, और जिस प्रकार से हमने देश में, शाजिया जी, हमने हवाई अड्डे बनाए 70 सालों में, हमने एम्स बनाए। सुनिए, जब नोटबंदी हुई तो शाजिया ये काला धन वापस आएगा, काला धन कहाँ वापस आया? नहीं, मैं बात कर रही हूँ आपसे वक्फ बिल के ऊपर। आप काला धन पे चले गए, कहाँ चले जाते हैं आप लोग? डिरेल क्यों कर देते मुद्दे? शाजिया, वक्फ बिल के हम खिलाफ हैं संख्या के आधार पर। कल 288 मत पड़े लोकसभा में। कारण क्या है मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। जब ट्रांसपेरेंसी आ रही है तो उससे दिक्कत क्या है? आपको नहीं लगता कि पीछे बहुत सी ऐसी चीज हुई है वक्फ बोर्ड के भीतर जिससे फायदा नहीं हुआ मुसलमानों को? ऐसा नहीं है शाजिया, हमारी सोच में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की सोच गलत है, मैं विरोध नहीं कर रहा। और जहाँ तक वक्फ बिल है, जो संविधान बना, शाजिया, संविधान तुमने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है, संविधान में क्या लिखा हुआ है, और संविधान के हिसाब से चलो, क्या दिक्कत है? देश स्मूथ चल रहा है हमारा, देश में कोई दिक्कत नहीं थी। आप मुस्लिमों को खत्म करना चाहते हो, तबाह करना चाहते हो, हम नहीं होने देंगे, हम देश के साथ हैं। मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, सारे देश का हिस्सा है। ये गुलदस्ता है, चारों से मिलकर गुलदस्ता बना है, हम गुलदस्ता टूटने नहीं देंगे। रुद्र प्रताप जी, क्या वाकई मुसलमानों को निस्तनाबूद करने की हर कोशिश हो रही है इस समय? देखिए, एक चीज समझने वाली बात है कि 11 साल हो गए बीजेपी की सरकार को। पूरे देश में एक जगह ऐसा बताइए कि कोई कब्रिस्तान, कोई मस्जिद को बीजेपी या हिंदुओं ने कब्जा कर लिया है? कोई उदाहरण बताइए अगर ऐसा हो तो जब सरकार रहते उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ऐसी कैसी मंशा जाहिर हो रही है कि वो सारी जमीनों को छीन लेंगे? दूसरे क्या है, जो ये बातें हो रही कि देश संविधान से चलता है, तो इस जो बिल आया है वो क्या संसद संविधान से नहीं चल लेती है क्या? वो बिल इसी संवैधानिक तरीके से तो बनाया जा रहा है कि जेपीसी में भी भेजा गया, आपकी सारी रिकमेंडेशन को सुना गया, उसके बाद ये बिल पे आज चर्चा हो रही है। लोकसभा में भी देखा आपने, उसको 11 घंटे उस पर चर्चा हुई, उसके बाद राज्यसभा में भी आज चर्चा हो रही। जहां आपको कमी नजर आ रही है आप उसको बताइए कि यहाँ कमी है। आप भ्रम फैला रहे हैं कि इससे मुसलमानों की जमीनें छीनी जाएंगी, वक्त की जमीन लेने की सरकार की मंशा है। अरे कोई एग्जाम्पल के तौर पर दिखाइए तो जहाँ सरकार ने जमीन छीन ली है आपसे। तो ये केवल भ्रम फैलाना और विरोध के लिए केवल आप विपक्ष में नहीं बैठे हैं। विपक्ष का मतलब ये होता है कि आप सत्ता की कमियों को दिखाइए और उसको जनता के बीच लाइए। ये नहीं कि सत्ता पक्ष कुछ भी करता है तो उसके विरोध में आप लाइए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये पॉइंट है के जी, जरा आगे आइए। बिल्कुल ये पॉइंट पे मैं सहमत हूँ कि अगर कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, कोई बिल आया है तो आप उसके बारे में बताएं, ना कि उसमें जो अच्छाइयां हैं
आप सिर्फ विरोध में इतने अंधे हो जाए कि उसका भी, अच्छाइयों का भी विरोध करना शुरू कर? इसका उदाहरण मैं दूंगा कि अभी सीए आया था तो लोगों ने कहा, इसका विरोध किया कि इससे हमारे बाहर लोगों को भगा दिया जाएगा। लेकिन जब लोगों को सरकार ने थोड़ा गलती किया, उस समय पहले अवेयर करना था कि ये क्या है बिल, और जब वो बिल के बारे में जब सही से अब आया, कहा कोई है, सारे तो हिंदू मुस्लिम यहीं पे है, इंडिया में ही है, कोई बाहर नहीं गया। तो सीए जो है, जो बिल था, वो जो कानून लाया गया, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सरकार की यहाँ जो गलती थी, वो पहले अवेयर करो, अपने बिल के बारे में लोगों को बताओ कि इसका जो मंशा क्या है और इससे क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। आर्टिकल 25 और आर्टिकल से लेकर आर्टिकल 28 अबाध रूप से जो हमें प्रचार करने को, मानने को और जो है ना प्रोफेस करने को जो राइट है जो दिया गया है, और उसे कर है आर्टिकल 25 से 28, वो ये कहता है कि यदि ये मेन क्या है, ये करप्शन को रोकने के लिए ये कानून लाया गया है। इस करप्शन को रोकने के लिए जो कानून लाया गया है, उस करप्शन को लोगों को बताओ। लेकिन करप्शन सिर्फ ऐसा नहीं कि वक्फ बिल बोर्ड के द्वारा ही करप्शन है। तो ये बिल का जो तरीका जो है वो लाने के साथ साथ यदि एक वैसा भी बिल साथ में ले आते तो ऐसा लगता है कि देश के लिए हम करप्शन रोकने के लिए मेन मंशा है। लेकिन टाइम टू टाइम यदि हम कभी मंगलसूत्र लाए, कभी औरंगजेब लाए, कभी हम मंदिर मस्जिद लाए, कभी ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम एक नया मुद्दा, जो असल मुद्दे जो है, जो था रोटी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब से हम जो दूर भागते जा रहे हैं, और देश औरंगजेब नाम, अकबर रोड को बदल दो, कभी ये नाम बदल दो, उस चीजों में फंसे जा रहे हैं। जनता इसी में डिबेट में फंसते जा रही है और मीडिया भी इसी डिबेट में चलती जा रही है। जो असल मुद्दे हैं वो गायब हो रहा है। तो मेन इसको लोगों को बताओ, अवेयर करो। कोई बिल हर समय के साथ हर बिल का संशोधन होना जरूरी है। यदि सरकार इस बिल का यदि संशोधन करना चाह रही है तो कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन उस बुरा में यह है कि उसको पब्लिक को अवेयर नहीं कर रही है ढंग से और उसको सही तरीका नहीं अपना रही है। ठीक है, ओके। अब जनता की बात कर लेते हैं, जनता से सुन लेते हैं, जनता क्या कहना चाह रही है इस मुद्दे को लेकर के, क्या कहना चाह रही है? मैडम ये देखिए, ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इस बिल के अंदर खामियां ना होती तो आज सरकार ना लाती। रीजन क्या है कि जो 2006 में यूपीए के समय में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उन्होंने ये बताया कि इस प्रॉपर्टी से 12,000 करोड़ रुपए की इनकम होनी चाहिए थी, लेकिन इनकम हो रही थी 163 करोड़ रुपए की मात्र। और 2013 में ये इनकम खाली 3 करोड़ बढ़ी, 163 से 169 करोड़ होगी। और 2020 में जो सच्चर, अकॉर्डिंग टू सच्चर कमेटी रिपोर्ट की अगर बात करूं तो 20,000 करोड़ रुपए की इनकम होनी चाहिए थी ये वक्फ बोर्ड के, ये जो है इनकी जो प्रॉपर्टी है, लेकिन हो कितनी रही थी? मात्र 200 करोड़। तो अब बात यह है कि जिसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी आलोचना 2010 में 7 मई 2010 को लालू जी ने भी सदन के अंदर की थी कि वक्फ बोर्ड जो है वो सरकार की प्रॉपर्टी को हड़प रहा है, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियां हड़पी जा रही हैं और इसके लिए कड़ा कानून लाना चाहिए। लेकिन अब जब सरकार ला रही है, यदि मुस्लिमों का इसके अंदर कोई भला हो रहा है तो आज सरकार को ये बिल लाने की जरूरत ना पड़ती। रीजन क्या है कि किसी भी मुस्लिम का इससे भला नहीं हो रहा, इसके अंदर करप्शन हो रहा है। और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, AIMIM, जमीयत उलेमा हिंद, ये क्यों धरने प्रदर्शन दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो जनता की प्रॉपर्टी हड़पी हुई है ना, उसको बचाने। लेकिन सरकार ने बता दिया ये जो कानून आ रहा है ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव है। कहने का मतलब जो पुरानी दरगाहें, जो मस्जिद है वो सेफ है, उनके ऊपर जितनी भी रजिस्टर है उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो प्रोस्पेक्टिव है, जिनके केसेस पेंडिंग है, उसके लिए ये बिल लाया जा रहा है। पुरानी जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मस्जिदें, दरगाहें, ये मदरसे, ये सब कुछ हटा दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक तो आराम से पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाह रहा हूँ, हमारा जो भाई साहब ये किसान की जो बात कहे, किसान की जो बात कह रहे थे, जो किसान बिल वापस ले लिए हैं 1985 में राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया था। राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया था, संविधान को उसने क्या किया था? तार कर दिया था। बात रही है, भाई साहब बोले दलित को नहीं ले रहे, RSS में नहीं ले रहे। हम आपसे पूछ रहे समाजवादी नेता से, जो आप अपनी नेता अखिलेश यादव की जगह किसी मुसलमान को देश बना दो। भाई मुसलमान की वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान को देश बना दो आपने, वो नहीं बनाओगे।
आप कहीं न कहीं कहावत है पत्रकार महोदय, जब बेटी मायके से ससुराल जाती है ना तो 4-5 बूंद आंख से आंसू छलक ही जाता है, लेकिन बाद में उनको रहने की आदत पड़ जाता है ससुराल में, तो फिर उसको पिया से अच्छा ससुराल ही लगता है। आने वाले कल 2 दिन के बाद उसको ससुराल ही अच्छा लगेंगे। यही नेता जो समाजवादी हो चाहे आरजेडी हो, ये इससे बिल से पहले क्या बोलता है, हमारा नेता कुर्बानी दे देगा, हमारा नेता कुर्बानी दे देगा। हम कल रात से टीवी देख रहे हो, किसी के नेता कुर्बानी नहीं दे रहा है, सिर्फ मुसलमान की वोट के शोषण करने का काम करे। लालू प्रसाद यादव को 2010 की भाषण सुनिए, राष्ट्रपति क्या बोल रहे हो, हमारा लालू प्रसाद क्या बोल रहे हैं, जो भाई साहब ये बिल आपने लाए हो एन टाइम पे, तो मैं इसको समर्थन करता हूँ, लेकिन पटना में जो गांधी मैदान है वहाँ पे उस पे वक्फ बोर्ड ने वो कर दिया, दावा ठोक दिया है। जीबी रोड पे भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। तो फिर लालू प्रसाद बोल रहा है सख्त कानून बनना चाहिए, नकेल कसना चाहिए वक्फ माफिया के ऊपर। आज उसकी बेटा इस बिल को वो कर रहे हैं। आइंदा बिना तथ्य की कोई बात मत करना, और जो बात करना वो सिर्फ तथ्य के साथ करना। हर बात जनता तक पहुंचती है। चुप 2009 में ये बिल पेश किया था, बीजेपी ने इसी बिल की सपोर्ट की थी। आज अगर इन्होंने पेश किया तो इनका भी फर्ज बनता है ये सपोर्ट करें। क्यों विरोध कर रहे हैं? इस बिल में कोई गलत बात नहीं है, किसी मस्जिद को नहीं छेड़ा जाएगा, किसी को कुछ नहीं है। एक बात मैंने देखी बड़ी अच्छी लगी मुझे, आपको अच्छी ना लगे मैं आपको पहले सॉरी कह देता हूँ। आप दफ्तर में काम करते हैं, मैं भी एसडीओ रिटायर हूँ। हर साल के साथ हमारा एक ऑडिट होता है, क्या आया, क्या गया, क्या खर्च किया। गवर्नमेंट ने यही कहा था भी वक्फ बोर्ड के पैसा आता है, साल के बाद उसका ऑडिट होगा। ये पैसा कैसे आया, कहाँ जाना है, कहाँ कर जाना, इसमें कौन सी बुराई है भाई? एक साल में बढ़ाना कितने बार बांटता है, पता इतना कमा रहा है, वो पैसा कहाँ गया? ये मैं कहता हूँ बिल का विरोध नहीं किया, बिल में कोई गलती नहीं है, उसको स्टडी करिए, दुनिया में बताइए। ये जो ओपोजिशन वाले हैं ये तो क्रेडिट लेना चाहते हैं, 370 का भी क्रेडिट लेना। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई गलती है तो हमें अधिकार है उनको सुधारने का, बस। ठीक है, ओके। बहुत अच्छी बात मेरे अंकल ने करी। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले बंगाली मार्केट आपकी दिल्ली के अंदर है, वहां पर मस्जिद थी जिसके अंदर एमसीडी गई, कहती है जी मस्जिद खाली कर दीजिए। वो कोर्ट में गया मैटर, एमसीडी को लालच पड़ी, कोर्ट का केस, मस्जिद जीती। उसके बाद रेलवे वाले चले गए, ये हमारी मस्जिद, ये जगह हमारी है, हमें दे दीजिए। ऐसा जो आप उदाहरण दे रहे हैं कि कोई मस्जिद नहीं छेड़ी जाएगी, कोई कब्रिस्तान नहीं छेड़ा जाएगा, क्या सरकार इस चीज की गारंटी देती है? जिनके पास कागज नहीं है और सबसे ज्यादा गांव देहातों के अंदर मस्जिदें बनी पड़ी पुरानी, क्या उनको नहीं छेड़ा जाएगा? उसके अंदर तो कहा ही जा रहा है ना कि इस बिल से पहले की जो है उनको नहीं छेड़ा जाएगा। उसके अंदर भी उदाहरण है। अब जब उसका कोर्ट में केस चला जाएगा, उसके आधार ये होगा कि हमारे को नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। क्यों नहीं पढ़नी जाएगी? दूसरा समुदाय पहुंच जाएगा, कहेगा जी ये तो कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये आधार क्यों बनाया जा रहा है? जब बार बार आप अंकल कह रहे हो कि सरकार 11 साल से क्यों चुप बैठी थी, हम इसी बात को तो पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत सी काम है आप लोग भी करते हैं जिस पर सवाल उठते हैं, इसलिए पर्सनल अटैक ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बोलिए। कोई भी कानून जो बनता है उसका कानून का पर्पस क्या होता है कि हम आपसी सामंजस्य स्थिति देश में सुहार्द बना रहे, मधुर बना रहे, प्यार बना रहे। ये भी सिर्फ आप बिल का लाना और बिल को पास कराना ये नहीं है, आपकी देश में एकता और अखंडता जो भारत जिसके लिए फेमस है, सरकार की वो भी ड्यूटी है कि आपस में लड़ाई नहीं हो, विभेद ना हो। तो सरकार उस पर कभी नहीं सोचती है। सरकार को सिर्फ लाना है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जमीन आप देखो स्कूलों को दी जाती है, वहां पे 20% गरीब बच्चे पढ़े, लेकिन क्या उस बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, उस पर भी कानून, उस पर भी तो करप्शन हो रहा है। क्या उसका सही उपयोग और सही चीजें हो रही है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है। सर्वेश पाठक जी, आ रही हूँ, बिल्कुल विनय जी 2 मिनट में आ रही हूँ। पसमानदा मुसलमानों की बहुत फिक्र है सरकार को, इस बिल से भी यही दिख रहा है। लेकिन जो बच्चे मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के स्कूल नहीं जाते, या डेटा तो आता होगा कि कौन आता है, कितनों का रजिस्ट्रेशन हो पाता है, कितनों का एडमिशन हो पाता है, कितनों के टोकन में नंबर निकलते हैं, ये भी डेटा आता होगा। तो इस पर फिक्र क्यों नहीं जाहिर की जाती? देखिए, हर चीज पे फिक्र होती है। आप मुझे बता दीजिए ना कि कोई भी चैरिटेबल संस्था है
आप महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल देखते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल होता है, चैरिटेबल जांच सेंटर होता है, जैन जांच सेंटर चैरिटेबल चलता है, हमारा यहाँ गुरुद्वारा है, यहाँ पे चैरिटेबल टेस्ट का पूरा। अरे यार शांत रहना, तेरी ही बात कर रहा हूँ मैं। सरकार ने दिया है ना जमीन, वहां पे चल रहा है। कोई एक बफ गोट का हॉस्पिटल बता दो मुझे, आज एक बफ गोट के द्वारा चालित स्कूल बता दो, कॉलेज बता दो, हॉस्पिटल बता दो। और मैं कहता हूं वहां पे केवल मुसलमानों का इलाज हो, मैं नहीं कहता तुम हिंदुओं का इलाज करो, शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात आप कहते हो कि हम रोड पे निकलेंगे, दंगा फसाद करने की धमकी देते हो हमारे देश के पार्लियामेंट में, तो हमारे गृह मंत्री इतना भी नहीं बोलेगा कि ये देश का कानून है। शर्म आनी चाहिए। आप एक शतक तुमने बोला कि सड़कों पे निकलोगे तो तुम्हें दिखा दिया जाएगा। ये समय नहीं रहा, वो समय नहीं रहा कि नेहरू ने वक्फ बोर्ड बिल पास कर दिया था। समय नहीं रहा, एक सेकंड, नेहरू ने वक्फ बोर्ड बिल पास कर दिया था। एक सेकंड, अब वो नहीं चलेगा। अजय अरोड़ा जी का मैं रुख कर रही हूँ। अजय अरोड़ा जी, बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन इस बीच बार बार ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, फंसेगा नहीं। कितनी गुंजाइश नजर आ रही है? देखो, राज्यसभा में हम बात रखेंगे, हम बिल के विरोध में हैं, संख्या के आधार पर निर्णय होगा। कल भी संख्या के आधार पर लोकसभा में निर्णय हुआ, हमें स्वीकार है। अगर हमारी संख्या 288 होती तो हम होते, उनकी 232 होती, तो समय समय की बात है। और जिस प्रकार से मैंने चश्मा पहना सफेद रंग का, शाजिया, मुझे दुनिया सफेद दिख रही है, क्रीम दिख रही है, ब्राउन दिख रही है। सर्वेश जी ने हरा चश्मा पहना है, तो सरकार ने जो चश्मा पहना है, सरकार अपने नजरिए से देख रही है और सरकार अवेयर नहीं कर पाई। सरकार की मंशा क्या है इस बिल को लेके, वो अब तक बता ही नहीं पाई। पहले एजुकेट करना चाहिए। और जिस प्रकार से इन्होंने बिल की बात की, मैं सर्वेश जी से, मेरे भाई हैं, किसानों का बिल क्यों वापस लिया गया सदन में? वो भी तो पास हो गई थी, वो आपने वापस क्यों लिया? मेरा सिंपल प्रश्न, सिंपल। हर चीज का एक अलग मायने मतलब होता है। मुझे आप बता दो ना कि इतने दिनों से आपने वक्फ बोर्ड को नेहरू ने कर दिया, नेहरू जी ने, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने, जो हिंदू वहां से आए हैं उनकी भी जमीन तो पाकिस्तान में रह गई थी, क्यों नहीं ये मुसलमानों की जो छुट्टी जमीन थी वो उनको बसाया गया? क्यों ये वक्फ का लैंड बना दिया गया? ये केवल और केवल ये जो था वो मुस्लिम तुष्टीकरण था कि नहीं? क्या हमारे बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बनाने के समय ये वक्त का ध्यान नहीं था? ठीक है। रुद्र प्रताप जी, मेरा सवाल आपसे होगा, प्लीज यहाँ आइए। ठीक है, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस करती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में होली है तो जुमे की नमाज सड़क पर अदा नहीं की जाएगी, ईद है तो नमाज सड़क में दिल्ली में भी अदा नहीं करने दी जा रही है, नवरात्र है तो गोश्त नहीं मिल रहा है दुकानों पर। खबर तो ये भी थी कि उससे पहले से ही नहीं मिलेगा। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे तो कोई आदेश भी जारी नहीं हो रहे हैं, लेकिन नीचे लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर देखें तो चीजें हो रही हैं। हम इसको ऐसा नहीं अस्वीकार नहीं कर सकते। देखिए, पूरा अभी ईद की जो नमाज हुई है, पूरे देश में क्या कोई ऐसी खबर आई है कि किसी को नमाज पढ़ने से रोका गया है? सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका गया है? नमाज पढ़ने से बहुत पहले से रोका गया है, क्योंकि सड़क पर नमाज पढ़ने से अव्यवस्था फैलती है और वहाँ किसी तरह की दुर्गा पूजा में 10 दिन जो दुर्गा पूजा, एक सेकंड, मैं आऊंगी आपके पास। आप मंडप बना के जो कब्जा करते हैं अपनी जमीन उसमें सरकार में नहीं होता है, कानूनी तौर पर नहीं कहा था, उन्होंने अपील करी थी। एक सेकंड उनका जवाब लेने दीजिए पहले मुझे, प्लीज। पहले जवाब लूंगी उनसे, काउंटर तब कीजिएगा। ठीक है, मैं आ रही हूँ काउंटर के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे जगह सरकार ने ये भी इंतजाम किए थे कि टेंट लगाए थे जहां पर जाकर नमाजी आराम से अपनी नमाज पढ़ सके। दिल्ली में ऐसा हुआ है कि जहां पर खास करके डीसीपी एसीपी तक खड़े हुए थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी दी जाएगी, और हाल ये था कि मस्जिदों में लोग ठूसे गए, लोग बेहोश हो गए, बच्चों और बूढ़ों को ठूसा गया। तो क्या सरकार को, प्रशासन को, पुलिस वालों को ये चीजें नजर नहीं आई? सरकार ने इसकी भी व्यवस्था करी गई थी, उन्होंने टाइम के हिसाब से करा था कि जितनी भीड़ हो उतनी ही मस्जिद में जाए और नमाज पढ़े, उसके बाद दूसरे लोग जाए। ऐसे बहुत जगह व्यवस्थाएं करी गई थी। बहुत जगह नहीं, लेकिन सभी जगह नहीं थी। सभी जगह मैंने कहा सभी जगह की बात नहीं है, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से सारी कोशिशें करा था कि जिससे किसी भी तरह से अव्यवस्था न फैले। और आपने देखा कि इस समय आपने देखा कहीं पर भी पूरे देश में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। चाहे ईद की घटना की तो जानकारी मैं आपको खुद ही दे रही हूँ कि हुई है कि जहां
दिल्ली के 830 पर आप जाइए, खयाला के पास पे है, वहां पर बुजुर्ग बेहोश हो गए, हाल ये था। चले ठीक है, मैं एक बार देखिए, इन्होंने कहा, देखिए हम माता का जागरण, चौकी होता है, नवरात्रा होता है, 10 दिन टेंट, हम पूरे बंगाल से लेकर इंडिया के हर जगह टेंट लगा होता है, वहां पे इनको दिक्कत अवस्था नहीं फैलती है। लेकिन 10 मिनट यदि कोई मुसलमान यदि नमाज पढ़ रहा है तो उनमें दिक्कत नहीं है। भाई नमाज जो मॉस्क होता है उसमें मान ले पहले 10,000 लोग जा सकते थे, अब वो संख्या बढ़ गया है तो सारे तो मॉस्क के अंदर नहीं घुसेंगे। तो मोस्टली भगवान को नजदीक से प्यार करते हैं, तो ये नहीं तो फिर आप देखिए, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू होते हुए भी मैं मुसलमान का दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि दूसरा समझ सकता हूँ, क्योंकि 10 मिनट का उनको प्रॉब्लम है। आप आप एक से चुप रहिए, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, ईदगाह बनाया गया है, मस्जिद बनाई गई है, वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए, समझ गए ना। शिफ्ट में नमाज पढ़ लेगा तो क्या चला जाएगा, कहीं नहीं होता, कोई अव्यवस्था नहीं फैलती है, कोई अवस्था नहीं। ठीक है, ठीक है। सर्वेश जी, हर धर्म की अलग पद्धति होती है, लेकिन नमाज में ऐसा होता है कि वो शिफ्ट्स में नहीं पढ़ी जा सकती। पूजा पद्धति जैसे हर धर्म में अलग होती है, वैसे इस्लाम में नमाज का ये तरीका है कि एक ही वक्त पर अदा की जाएगी, इसलिए आप ये सवाल नहीं उठा सकते। आपको थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। विनय जी, सिर्फ नमाज के लिए बता दूं। विनय जी, अभी एक लोग खड़े होकर के कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के अंदर कितने दलित और कितने पिछड़े, मैं बताऊं, अभी 2024 में चुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी में 18 से अधिक दलित और पिछड़े चुने गए हैं और समाजवादी पार्टी ने पीडीए को पूरा स्थान दिया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और रही बात समाजवादी पार्टी में, यादव तो मात्र 4 लोग चुनाव लड़े थे और कोई नहीं लड़ा था, सब दलित अल्पसंख्यक और पिछड़े लोगों को टिकट दिया गया था जो जीत करके आए हैं। पहली चीज, हमारे यहाँ इतनी पारदर्शिता है। दूसरी चीज, बात ये नहीं है भाई वक्फ बोर्ड का, ठीक है पास हो गया, आप कह रही हैं पास हो गया, आप क्या करेंगे। अगर जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो गांधी जी लाठी लेकर के लड़ रहे थे, अगर ये सोच लेते इनके पास बंदूक है, इनके पास तोप है, गोले हैं, तो आज हमारा देश आजाद हुआ होता, नहीं हो पाया होता। चाहे जिस भी तरीके से इन्होंने जबरदस्ती, चाहे जिन तरीकों छल बल के साथ जैसे भी पास कराया, लेकिन लोकतंत्र में हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम लड़ते रहेंगे इसके लिए। ठीक है, और सब बराबर है, सब बराबर है। आपने समय भी नहीं, आ रही हूँ अब। देखिए, अगर तसल्ली से लोग यहाँ सुनेंगे और समझेंगे कि बिल है क्या, इसके अंदर क्या क्या अच्छी चीजें भी हैं, ऐसा मैं नहीं मान रहा, और कुछ चीजें हैं जो विरोध लोग कर रहे हैं इसके बारे में, तो अगर वो एनालिसिस करेंगे सूझबूझ के नहीं, अगर सूझबूझ के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और चीजें वही जोड़ी जाती हैं जो टूटी भी हो। अगर कुछ चीज टूटी नहीं है उसे आप छेड़खानी करेंगे तो फिर मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसके बारे में। लेकिन देखिए, अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपकी इंटेंशन अच्छा है, बोरा कम्युनिटी की बात करें ना, अभी हमने कुछ टाइम पहले, बोरा कम्युनिटी बहुत ही मजबूत कम्युनिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, वो एक साथ खड़े होते हैं और शाम का खाना वो एक साथ खाते हैं, वो बहुत मजबूत कम्युनिटी है। ठीक है जी, तो ठीक है। तो जैसे सरकार ने बोला कि ये मुसलमानों के हित में है, मैं कहूँगा कि ये सरकार की तरफ से कमी है कि कम्युनिकेशन गैप वहाँ की रखते हैं वो। क्योंकि देखिए, आप किसानों की प्रोटेस्ट ले लीजिए, आप अग्निवीर ले लीजिए, आप सीए ले लीजिए, आप ये वाला बिल ले लीजिए, आप कोई भी बिल ले लीजिए, एक कम्युनिकेशन अगर वो ठीक से कम्युनिकेट करेंगे, एक आम जनता तक बता पाएंगे, तो शायद मुझे लगता नहीं कि इतना विरोध हो पाएगा। ठीक है, और इसके फायदे क्या है ये पता चल। बात मैं ये कह के खत्म करूंगा, मैं बस यही है मेरा कि आप कम्युनिकेट ठीक से करें। अगर एक चीज बता दी जाए कायदे से तो लोग सुनने को तैयार हैं। एक बच्चा भी सुनता नहीं है। अगर उसको डिक्टेटरशिप अगर हम बोलें कि यू विल लंप इट, आपको ये ठूसना ही पड़ेगा, बच्चा क्या कहेगा, नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा, कितने भी अच्छा पकवान हो। कम्युनिकेशन गैप कुल मिलाकर के लौट रही हूँ मैं आपके पास। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी। विनय जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अभी आप कह रहे हैं ना जो गैप है, ये जनता से कहाँ बात करेंगे।
जेपीसी से डिस्कशन चल रहा था ना। किस जेपीसी में इन्होंने कहा 285 लोगों को, उसमें विपक्ष भी शामिल था ना। 285 लोगों के सुझाव लिए, उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड के बारे में पता ही नहीं है। ये झूठ बोलते हैं कि इन्होंने सुझाव लिए गए। इन्होंने जेपीसी के जितने मेंबर हैं, जो भी सुझाव दिए गए थे, एक भी सुझाव इन्होंने माने नहीं है। ये केवल अपने हिसाब से, अपने तरीके से। इसमें बताइए, इन्होंने कहा हमने संशोधन किया है, महिलाओं को रखा गया, इन्होंने पटल पे कहा है, सारे लोग जानते हैं। तो क्या वक्फ बोर्ड में पहले महिला नहीं थी? केरल की वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष महिला है। झूठ बोलता है, ये पूरी पार्टी झूठा पार्टी है, ये झूठ बोलते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर कोर्ट के अंदर आप जा नहीं सकते। पहले से जब 2013 में संशोधन हुआ था, तब से है कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं। ये झूठा पार्टी है। कुल मिलाकर सियासी पारा बहुत ही ज्यादा हाई है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि सदन में इस मुद्दे को लेकर के, इस बिल को लेकर के बहस जारी है। राज्यसभा से ये पास होना अभी बाकी है। देखना ये होगा कि वाकई परिणाम क्या होता है, बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन राजनीतिक सियासी पारा, साथ ही साथ दिल्ली का पारा बहुत ही ज्यादा हाई नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए, आज के लिए जनता की आवाज से बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।